यूपी पीसीएस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशनल बैच है वो शुरू कर रहा हूँ। क्लास 11 की जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको वन बाय वन हम टच करेंगे और उसको एलिब्रेट करेंगे। काफ़ी व्यापक पैमाने पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो निश्चित रूप से आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आसान हो जाता है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो ना आपके लिए प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण है, बल्कि मेंस में भी अगर हम देखें तो पूरा की पूरा जीएस पेपर 2 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज यानी गवर्नेंस है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही कहीं ना कहीं ड्राइव्ड है। और साथ ही साथ अगर ऐसे आपको लिखना है और फिर इंटरव्यू, आप किसी भी स्टेज पर कॉन्स्टिट्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रोल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और एक आम नागरिक के रूप में भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो उपादेयता है, जो उसकी यूजफुलनेस है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा आज का जो है ये बुक है चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। और इस बुक के अंदर चैप्टर में हम चलने से पहले कुछ उसके इंट्रोडक्शन में किसी भी बुक को पढ़ें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको ज़रूर एक बार ध्यान देना चाहिए कि ये बुक जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किन लोगों को एड्रेस कर रही है और साथ ही साथ क्या उसका थीम है, किन टॉपिक्स पर वो जो है डिस्कस करने चल रही है। तो ये जो अगर हम क्लास 11 की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है कि भारत का संविधान जो है किस तरीके से कार्य करता है, वो इस पर इसमें चर्चा की गई है। और फिर इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई है कि वेरियस जो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं, संस्थाएं होती हैं किसी भी देश में, और भारत के संदर्भ में इसमें बात की गई है उनके आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। यानी इस चीज को समझने का काम इस बुक के माध्यम से हमको करना है। साथ ही साथ इलेक्शंस, गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन पर जाने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो पूरा इंटायर स्ट्रक्चर है, जो इसका संपूर्ण संरचना है, वो सरकार के लिए और उसके वेरियस जो प्रिंसिपल्स आर्गन्स हैं उनके लिए, और इसका जो सिद्धांत है वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी संस्थाओं को आपस में एक सरकार में जोड़ते हैं, ये इस पूरे कार्यक्रम को इस बुक में स्पष्ट किया गया है। और इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 4 बेसिक चीजें हैं, जिसमें से हम पहले पॉइंट को इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि एक तो है व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, संविधान का अर्थ क्या होता है ये समझने की आवश्यकता है। फिर व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज द सोसाइटी, संविधान समाज के लिए या समाज में किस तरीके से कार्य करता है। और हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, और फिर संविधान जो है किस तरीके से किसी भी समाज में जो पावर का वितरण होता है उसको किस तरीके से नियंत्रित करता है, शासित करता है। और व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज मेड, और भारत का संविधान किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ, अस्तित्व में आया, इस पर इस बुक में चर्चा की गई है। और हम वन बाय वन समझने का इसको प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें संविधान की, तो एक संविधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, किसी राष्ट्र के जीवन में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों महत्वपूर्ण है, उसके अभाव में क्या राष्ट्र का अस्तित्व नहीं हो सकता है, क्या उसकी जो सरकार की जो संस्थाएं हैं क्या वो प्रॉपरली जो है फंक्शन नहीं कर सकती हैं, क्यों संविधान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम समझेंगे। 4 इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन 4 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, साथ ही साथ इसका फंक्शन क्या है और रोल इसका समाज में क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया। और फिर ये हमारे जो दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसको हम कैसे अपने संविधान से रिलेट कर सकते हैं, इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस देता है। एक तरफ वो सामंजस्य लाता है और दूसरी तरफ आपके साथ एश्योरेंस करता है, वो आपको कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा जगाता है कि एक ग्रुप है, एक समाज है, एक राष्ट्र है, उसमें अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं, समाज में विविधता हो सकती है, और वो विविधतापूर्ण जो समाज है उसमें विभिन्न धर्मों के लोग हो सकते हैं, उनकी मान्यताएं धार्मिक अलग हो सकती हैं, कुछ लोग हिंदू हो सकते हैं, कुछ लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं। इन सबको कैसे एक ही राष्ट्र के नागरिक के रूप में, उनकी एक ही आइडेंटिटी के रूप में, भारतीयता के रूप में उनको कैसे स्थापित किया जाए और उनमें कोऑर्डिनेशन लाया जाए, इस बात का एश्योरेंस कहाँ से मिलता है, संविधान से मिलता है। और फिर
अलग अलग, ये तो एक हमने आपको बताया कि समाज का विभाजन जो हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में आप कर रहे हैं, लेकिन इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भी विभाजन आपको मिलेगा। एक तो जातीय आधार पर विभाजन मिलेगा, दूसरे इसमें वर्गीय विभाजन भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसी हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, सिख समाज में, क्रिश्चियन समाज में कुछ लोग आपको शिक्षित मिलेंगे, कुछ लोग आपको अशिक्षित मिलेंगे, कुछ हाईली प्रोफेशनल होंगे, डॉक्टर इंजीनियर्स होंगे, कुछ लोग जो हैं श्रमिक मजदूर वर्ग के लोग होंगे। तो सबके हित और इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है। तो इन सबके इंटरेस्ट को कैसे एक साथ सुरक्षित रखते हुए सभी को आगे बढ़ने का समान रूप से अवसर मिले, उसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए जाते हैं, कानूनी प्रावधान किए जाते हैं, वो संविधान के माध्यम से किए जाते हैं। और फिर इसी समाज में अलग अलग एबिलिटीज लोगों में होती है। कुछ लोग विकलांग हो सकते हैं और कुछ लोग जो है सक्षम होते हैं। फिर ये एबिलिटीज उनकी योग्यता में भी हो सकती है, उनकी हॉबीज में भी हो सकती है, शारीरिक रूप से भी हो सकती है। तो इन सभी को कैसे संरक्षित करना है, सभी को समान अवसर मिले, किसी का शोषण नहीं हो, किसी को अधिक लाभ न मिले और किसी को नुकसान भी ना हो, इसका पूरा प्रयास और तंत्र जो होता है वो संविधान के माध्यम से होता है। फिर कुछ लोग समाज में रिच होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग पुअर होते चले जा रहे हैं, या कुछ समाज में धनी लोग हैं और कुछ गरीब लोग हैं। तो इन धनी और गरीब, जवान और बूढ़े, सबके हितों को संरक्षित करें, इसके लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान किस में कोऑर्डिनेशन करता है? संविधान विभिन्न धार्मिक समूहों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न योग्यताओं वालों में, यानी जो हमारे समाज में एक डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, विभिन्न विविधताओं के बीच में सामंजस्य लाने का कार्य कौन करता है? संविधान करता है। और फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि डिस्प्यूट्स अगर इनके बीच में उभर जाता है, किसी प्रकार का विवाद उभरता है, तो उस विवाद को किस तरीके से हल किया जाए किसी एक विषय के ऊपर। सपोज दैट कि प्रॉपर्टी को ही आप अगर ले लें, तो ये प्रॉपर्टी जो है कितनी होनी चाहिए, किसके कौन आदमी कितनी प्रॉपर्टी रख सकता है, या जो सरकार की आय है, जो सरकार का राजस्व है, उसे कहाँ खर्च करना चाहिए, बच्चों के स्कूल बनाने पर खर्च करना चाहिए, या ज्यादा पार्क बनाए जाने चाहिए, या राष्ट्र की सुरक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। तो ये सारे वो प्रश्न बन के आ जाते हैं। फिर कोई समाज में एक ऐसा वर्ग भी हो सकता है जो दूसरे लोगों का शोषण कर सकता है, उनके साथ भेदभाव कर सकता है। तो ये सारे प्रश्न समय समय पर उठते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर का समाधान हमको कहाँ मिलता है? संविधान में मिलता है। तो ये सारे प्रश्न जब आप देखेंगे और इन प्रश्नों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और इन प्रश्नों के समाधान की दिशा में जब आप कोऑर्डिनेट करते हैं, सामंजस्य लाते हैं, तो वो सामंजस्य लाने का कार्य की जो रूपरेखा है, जो प्लेटफॉर्म है, वो हमारे पास कहाँ से आती है? संविधान से आती है। और समाज में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी होते हैं। तो ये निर्भरता एक दूसरे को सक्षम बनाए, ना कि एक दूसरे के शोषण का कारण बने, इसका भी संरक्षण जो है संविधान के माध्यम से ही किया जाता है। अब आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो समाज है, ये जो एक बड़ा समूह है जिसमें लोग साथ में रह रहे हैं, क्या वो एक साथ रह सकते हैं? अगर उनको साथ में रहना है तो निश्चित रूप से एक आधारभूत नियम कानून होना चाहिए, और उस आधारभूत नियम कानून के आधार पर ही, बेसिक रूल के आधार पर ही हम इन लोगों को एक साथ रख सकते हैं। और अगर ये आधारभूत नियम नहीं है, ये बेसिक रूल्स नहीं है, अगर इनका अभाव है, इन दी एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल अगर हम बात करें, तो फिर हमारे लिए साथ में इस विविधतापूर्ण समाज में रहना दूभर हो जाएगा। और इसी के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, और ये बेसिक रूल्स कहाँ मिलते हैं? हमें संविधान में मिलते हैं। फिर इस समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, जो विविधता है, इसमें सशक्त हैं और निशक्त हैं, इनको हम कुछ फंडामेंटल राइट्स देते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ सरकार के अधिकार क्षेत्र होते हैं। उन सबको मिला करके हम एक बेसिक रूल जो है तैयार करते हैं, और ये बेसिक रूल जो है प्रोमोलगेटेड किए जाते हैं, यानी अधिनियमित किए जाते हैं। और ये संस्था अधिनियमित करने की होती है, जो कि सरकार के रूप में, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये किस स्वरूप की हो सकती है, क्योंकि इसके भी कई स्वरूप हैं। और फिर ये जो रूल होते हैं, बेसिक रूल जो होते हैं, वो समाज के, उस समुदाय के, उस समूह के सभी मेंबरों को मालूम होती है, ताकि एक न्यूनतम आवश्यक जो कोऑर्डिनेशन है
उसको प्राप्त किया जा सके। और सिर्फ ये बेसिक रूल ही काफी नहीं हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब एक बार हम बेसिक रूल्स को ड्राफ्ट कर लेते हैं या उनको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि इस समाज को चलाने के लिए इस समाज में इस प्रकार के रूल और नियम और कानून होंगे, तो उसके बाद एक चीज और आवश्यक होती है कि ये सारे की सारे रूल समाज के सभी लोगों तक मालूम होने चाहिए, उनको नोन होने चाहिए। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में उस बेसिक रूल को लागू करने के लिए, कि वो इन्फोर्सेबल होने चाहिए, यानी उनको लागू किया जाना चाहिए, वो समाज में लागू होने चाहिए। और इनको लागू करने के लिए एक एश्योरेंस होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए, यानी ये आश्वासन देने वाली संस्था होनी चाहिए कि जो समाज के सदस्य हैं, जो नागरिक हैं, वो इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो संविधान का जो पहला फंक्शन है वो क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। यानी किसी भी संविधान का जो सबसे पहला और प्राइमरी जो नियम है वो एक सेट ऑफ बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, ताकि एक न्यूनतम सामंजस्य जो है उसके समाज के सभी सदस्यों के बीच में स्थापित किया जा सके। फिर अगर हम दूसरे बात करें कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कि ये पावर बनाएगा कौन, ये बेसिक रूल तो होने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बेसिक रूल बनाएगा कौन, इनको कौन फंडामेंटल बनाएगा, और ये फंडामेंटल रूल बनेंगे कैसे, कैसे इनको लाया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी संविधान एक ऐसा निकाय है जिसमें हमको फंडामेंटल आधारभूत सिद्धांत मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इट कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, और जिसके अनुसार एक राज्य जो होता है वो शासित किया जाता है या गठित होता है। और फिर अगर हम देखें व्हाट शुड दिस फंडामेंटल रूल्स बी, वो रूल्स क्या होने चाहिए फंडामेंटल, या अगर हम बात करें कि उन रूल्स को कौन फंडामेंटल बनाता है, तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो हमें पहले समाज में यह देखना पड़ेगा कि उन रूल्स को फंडामेंटल बनाने के लिए कौन डिसाइड करता है कि ये रूल जो है सोसाइटी में गवर्न किए जाने चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर कोई समाज है, उस समाज में कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें रूल एक्स चाहिए, दूसरे समाज के लोग कह सकते हैं कि हमें रूल बी चाहिए, तो अब ये तो समाज के सदस्य लड़ने लगेंगे, तो किसका रूल चलेगा। सपोज दैट कुछ लोग कहते हैं कि सबके पास 100 बीघा जमीन होनी चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं साहब 85 बीघा होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि सुरक्षा पे ज्यादा खर्चा होना चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं स्कूल और शिक्षा पे ज्यादा खर्चा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, और इस विवाद के समाधान के लिए, इस डिस्प्यूट के समाधान के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा रूल फंडामेंटल होगा। तो यहां पर इस कार्य को कौन करता है, ये संविधान करता है। तो ये चीज आपको अब स्पष्ट हुई होगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। अगर संविधान हमारा अक्षम है, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, तो फिर हम उस संविधान को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो एक संविधान सक्षम तभी होगा कि जब वो इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। फिर इसी के साथ अगर हम देखें कि वो जो बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी है वो है कहां पर, कौन डिसाइड कर रहा है, और कौन लॉ बना रहा है, और वो लॉ कौन से होंगे, और इनका आंसर भी तो कई रूप में दिया जा सकता है। जैसे सपोज दैट कि अगर हम बात करें कि एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एक राजतंत्रात्मक संविधान भी हो सकता है कि ये कार्य राजा कर रहा है, उसने एक संविधान बना रखा है और वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है कुछ नियम लेकर के आ रहा है और उसको जनता मानने के लिए या सोसाइटी समाज मानने के लिए बाध्य है। फिर ये मोनार्की डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से बिहेवियर होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, एक रूप ये भी संविधान का हो सकता है कि जब हमारा ओल्ड सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर, वहां पर एक पार्टी थी, सिंगल पार्टी थी, जो ये डिसाइड करती थी कि संविधान क्या स्वरूप क्या होगा और समाज किस प्रकार से शासित किया जाएगा। वर्तमान में हम चीन में देख सकते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है नियमों को निर्धारित करती है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लोकतांत्रिक संविधान में अगर बात की जाए, और लोकतांत्रिक संविधान क्या होता है, एक ऐसा संविधान जहां पर जनता को यह अधिकार हो, निर्णय करने का अधिकार हो कि कौन सा रूल चलेगा, कौन सा रूल नहीं चलेगा। इस कार्य को करने का अधिकार अगर जनता के पास है तो वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन यहां पर भी एक प्रश्न उभर करके सामने आएगा कि जनता कैसे निर्धारित कर सकती है।
प्राचीन ग्रीक में तो सभी लोग वोट करके किसी विषय पर एक निर्णय ले लेते थे, लेकिन वर्तमान में अगर हम भारत में जनता को ये सीधे सीधे अधिकार दे दिया जाए कि जनता इस विषय पर निर्णय लेगी, तो भारत में किसी भी विषय पर निर्णय लेने के लिए हर बार 1 अरब 40 करोड़ लोग वोट करें और फिर उनकी काउंटिंग हो और उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाए कि ये रूल लागू होगा और ये रूल लागू नहीं होगा, तो इसमें तो एक तरफ सरकार के राजस्व का व्यय अत्यधिक होगा, दूसरी तरफ समय भी अधिक लगेगा और समस्या का समाधान समय पर नहीं हो पाएगा, जिसके चलते प्रशासनिक अक्षमता आ जाएगी। तो फिर क्या किया जाएगा? इसके लिए हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन ये निर्वाचित प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे ये भी डिसाइड किया जाता है, और ये कैसे चुने जाएंगे इसका निर्णय, इसका नियम, इसका कानून भी हमें कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है। और फिर ये रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे इसका निर्धारण भी संविधान करता है। तो संविधान एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हमें मूलभूत किसी राज्य को शासित करने के नियम मिलते हैं, जिसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि इस देश को इस प्रकार से शासित किया जाएगा। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर एग्जांपल बात करें तो भारत में यह कार्य कौन करता है? पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, और उसके आधार पर जो है ये निर्णय होता है। और फिर पार्लियामेंट का गठन भी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। तो ये सारी प्रक्रिया किससे निकल करके आ रही है? संविधान से निकल करके आ रही है, और संविधान के अभाव में ये सारी प्रक्रिया जो है अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगी। इसलिए संविधान की जो भूमिका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है किसी भी आधुनिक राज्य के संचालन के लिए। और अगर हम पूर्व में ही बात करें जहां मोनार्की थी वहां भी एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे अगर हम वर्तमान में ही बात करें कि सऊदी अरब जहां पे किंगशिप है, लेकिन वहां पर के भी कुछ रूल और नियम है, उनके कुछ अपने प्रोसीजर्स हैं, और उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ही जो है वहां का किंग जो है रूल करता है। और ये सारा कार्य जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि सारी की सारी शक्ति संविधान के माध्यम से हम किसको दे देते हैं? हम पार्लियामेंट को दे देते हैं। अब पार्लियामेंट में का गठन किस तरीके से होता है? संविधान ने जिस तरह से बताया है। और फिर वो पार्लियामेंट के जो सदस्य हमारे निर्वाचित होते हैं, फिर वो कानून बनाते हैं, और उस कानून के आधार पर देश की जनता जो है और विभिन्न समाज के जो समूह हैं वो अपने अपने कार्यों का संपादन करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन ये भी होता है कि ये अथॉरिटी देता है कैसे सरकार को चलाना है। तो द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमको का दूसरा महत्वपूर्ण जो सबसे कार्य है वो ये है कि वो पावर देता है कि कौन लोग समाज में कानून बनाएंगे, निर्णय लेंगे, और कैसे सरकार जो है गठित की जाएगी, कैसे सरकार जो है शासन करेगी। लेकिन सरकार को अगर आपने संविधान को पूरी शक्ति दे दी, संविधान के माध्यम से सरकार को आपने पूरी शक्ति दे दी, पार्लियामेंट को आपने, संसद को पूरी शक्ति दे दी, तो ये भी तो नागरिकों के अधिकारों को उल्लंघन कर सकते हैं। कुछ ऐसे रूल पास हो सकते हैं जो आपके अधिकारों का, नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। ऐसी स्थिति में सरकार अपने जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, उसका दुरुपयोग ना करे। उसके लिए आवश्यक है कि सरकार के ऊपर भी कुछ जो है लिमिटेशंस लगाई जाए, कुछ रोक लगाई जाए। जैसे अगर सरकार ये आदेश दे दे कि आपको अपना धर्म छोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में आप सरकार का विरोध होना चाहिए। सरकार के ऊपर कुछ निर्णय इस तरीके के होने चाहिए कि जो सरकार को ऐसे निर्णय लेने के लिए, या किसी को सरकार एक तरफा तौर से गिरफ्तार कर ले, बिना कारण बताए गिरफ्तार कर ले, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए सरकार के ऊपर भी जो है कुछ ना कुछ रोक लगाए जाते हैं। और वो इस तरीके से लगाए जाते हैं ताकि सरकार जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, नागरिकों को शोषण ना करे, सरकार अत्याचारी ना बने, और वो जन सेवा के कल्याण में लगी रहे। अब सरकार के ऊपर भी कुछ नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी कई बार ऐसा करती है कि वो कुछ अनफेयर, अनजस्ट जो है लॉ पास कर सकती है, जो कि नागरिकों के अधिकारों को वायलेट कर सकती है, और कुछ ऐसे निर्णय दे सकती है जो नागरिकों को स्वीकार ना हो। जाति से जुड़े हो सकते हैं, धर्म से जुड़े हो सकते हैं, उनकी चॉइसेस से जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे, या सरकार जो है आर्बिट्रेरली किसी को अरेस्ट कर सकती है बिना कोई कारण बताए हुए, या किसी की प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है। ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते लिमिटेशन जो है गवर्नमेंट पे भी होना चाहिए। और जबकि ये कानून संसद द्वारा पारित किए गए हैं, सरकार द्वारा पारित किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि ये अनजस्ट हैं, अनफेयर हैं, और इसलिए इनका विरोध किया जाना चाहिए। और इस आधार पर सरकार पर भी कुछ सर्टेन प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि वो नागरिकों का
शोषण ना कर सके। तो तीसरा जो काम है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? सो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। यानी तीसरा फंक्शन संविधान का यह है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाती है ताकि वो नागरिकों को शोषण ना करे, नागरिकों का के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। और दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर पास देम। और ये अपने स्वरूप में, अपने भाव में कैसे होते हैं? आधारभूत होते हैं, जिनका कोई भी सरकार अतिक्रमण नहीं कर सकती है। और इसीलिए सरकारों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ज्यादातर जितने भी आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स जो है नागरिकों को दिए गए हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स जो है स्टेट के विरुद्ध दिए गए हैं ताकि नागरिकों को स्टेट द्वारा जो आर्बिट्रेरी जो डिसीजंस लिए जा सकते हैं या जो नागरिकों के अधिकारों को सीमित करने वाले बिल होते हैं पास किए जाते हैं, जो कि एक्ट बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, और उनके विरुद्ध जो है फंडामेंटल ये राइट दिए गए। और कोई भी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर अपने फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक्सेस कर सकता है, वहां अपनी बात को रख सकता है और इस तरीके से अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है। फिर अगर हम आगे देखें तो इस तरीके के जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें राइट्स दिए जाते हैं, कुछ नागरिकों के लिए ड्यूटीज भी होती हैं। इसी तरीके से सरकारों के लिए भी कुछ जो है इस तरीके के आदेश हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे कहते हैं। ये नीति निर्देशक सिद्धांत में सरकारों के लिए कुछ अपेक्षाएं की जाती हैं कि नागरिकों के कल्याण के लिए इस दिशा में कार्य करेंगी। जैसा कि अभी आप वर्तमान में आर्टिकल 44 के विषय में सुन रहे होंगे, जो कि यूसीसी के बारे में बात करता है, कॉमन सिविल कोड के बारे में। तो ये सारे वो चीजें हैं जो सरकार को पर एक प्रभावी नियंत्रण लगाते हैं, और साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, फ्रीडम टू कंडक्ट ए ट्रेड और बिजनेस हो, ये वो सारे राइट हैं जिन पर सरकार यथा संभव रोक नहीं लगाती है। हालांकि कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें इन पर भी रोक लगाई जा सकती है, जैसे कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो उस हालात में, उस परिस्थितियों में रोक लगाई जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सरकार के एस्पिरेशन और गोल्स की, तो जो एस्पिरेशन और गोल्स होते हैं किसी भी समाज के, उसको फुलफिल करने का कार्य भी कौन करता है? ये संविधान करता है। और भारतीय संविधान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे इस संविधान में कुछ पॉजिटिव थिंग्स दी गई हैं, और जो कि हमारी एस्पिरेशंस हैं नागरिकों की, जो हमारे लक्ष्य हैं समाज के, वो उनको पूरा करने की दिशा में हमें आगे बढ़ाते हैं। जैसे सोसाइटीज हैं जिनके साथ इनइक्वालिटीज है, तरह विभिन्न प्रकार के जातीयता के आधार पर, आर्थिक आधार पर या शारीरिक विकलांगता के आधार पर, और उनके लिए सरकार प्रावधान कर सकती है। जैसे कि रिजर्वेशन का आप पॉइंट दे सकते हैं कि सरकार ने जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान कर सकती है। इसी तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए संविधान ने ओबीसी वर्ग के लिए जो है प्रावधान किया है, और ये तो बाद में प्रोविजन किए गए हैं। लेकिन इससे पहले संविधान के इनेक्टमेंट के समय जब हमने अपने संविधान को स्वीकारा था, तो हमने अपने एससी और एसटी वर्ग के लिए संविधान में प्रावधान किया था रिजर्वेशन का, उनके यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए, हायर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, और साथ ही साथ हमने उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जो है रिजर्वेशन दिया। तो ये सब क्या है? समाज के जो एस्पिरेशंस हैं, जो गोल्स हैं, उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है। और फिर साथ ही साथ सरकार जो है एक क्या कर सकती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसके माध्यम से भी नागरिकों के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। और जैसा कि हमारी प्रीएम्बल है, जिसमें प्रस्तावना में जो राष्ट्र की आकांक्षाएं हैं वो प्रतिबंधित हुई हैं, जिसमें राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात की गई है, बंधुता की बात की गई है, तो वो सारी चीजें हम इस संविधान के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। फिर अगर हम एक जैसे भारत का संविधान की बात की जाए, इसी एग्जाम्पल को ले लिया जाए, तो हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट हो और जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इस समाज की स्थापना के लिए हम कुछ प्रावधान संवैधानिक रूप से इसमें किए गए, जैसे कि आर्टिकल 17 है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आर्टिकल 17 का संबंध किससे है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन के लिए, वेलबीइंग के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, ये चीजें हो गई।
और प्रीएम्बल में इनको मिलता है। तो फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल अ गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट ए कंडीशंस ऑफ जस्ट सोसाइटी, यानी संविधान हमारे नागरिकों के लिए, समाज के लिए, उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए एक प्रकार का साधन है और उसकी वो पूर्ति करता है और एक जस्ट सोसाइटी के निर्माण की दिशा में अग्रसर करता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एक खाली रूल और रेगुलेशन ही नहीं है, वो पावर को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि वो गवर्नमेंट को इस काम को करने के लिए परस्यू करता है कि एक कलेक्टिव गुड ऑफ सोसाइटी हो, यानी सामूहिक रूप से समाज की अच्छाई के लिए भी वो देश को सक्षम और सशक्त बनाता है। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, अगर हम इन चारों के मिश्रण को देखें कि ये जो चार फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो हमारे लिए वर्क करते हैं, इनसे हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी पहचान उभरती है, एक पॉलिटिकल पहचान उभरती है। एक व्यक्ति हिंदू हो सकता है, एक व्यक्ति मुसलमान हो सकता है, किसी भी धर्म जाति का मानने वाला हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है, उसका विश्वास ना हो, वो एथिस्ट हो सकता है, लेकिन वो एक भारतीय होगा, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है और ये उसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी है। और ये कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है भारत की पहचान है, भारत राष्ट्र की पहचान है और ये इसी की दिशा में हमको बढ़ना है कि सबसे पहले हम एक भारतीय हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एक और काम है कि एक ओवर रीचिंग फ्रेमवर्क, यानी एक व्यापक ढांचा हमको प्रदान करता है कि हम अपने व्यक्तिगत जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो व्यक्तिगत हमारे लक्ष्य हैं, जो व्यक्तिगत हमारी स्वतंत्रताएं हैं, उनको भी वो हमें उपलब्ध कराता है या उसके लिए सक्षम बनाता है। और फिर ये डिफाइन क्या करता है, फंडामेंटल वैल्यूज को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज क्या हैं? अगर इस फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आप जीएस पेपर 4 जो है आपका इथिक्स का, आप उससे रिलेट कर देंगे। और अगर आप अपने हर प्रश्न के उत्तर में इस फंडामेंटल वैल्यूज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, अगर उसको आपने उससे रिलेट करके अपने आंसर को लिखा तो निश्चित रूप से जीएस पेपर 4 में आपके लिए बम्पर नंबर मिल सकते हैं। फिर हमारी एक मोरल आइडेंटिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। तो ये मोरल आइडेंटिटी क्या है, हमारे संविधान के वो मोरल लक्ष्य क्या है, टारगेट गोल्स क्या है, अगर उनको आप जान जाते हैं तो ये आपका जीएस पेपर 4 जो है वन ऑफ द बेस्ट होने जा रहा है। आप वन ऑफ द बेस्ट डिलीवर करेंगे इस पेपर में, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्स हैं, अगर आप एक बार जान जाते हैं तो फिर किसी भी प्रश्न में जहां पर आपके पास नैतिक द्वंद्व होता है, मॉरल डायलेमा, वहां पर आपके लिए इन प्रश्नों को हल करना जो है आसान हो जाता है। नाउ लेट्स कंप्लीट दिस वीडियो और इसका नेक्स्ट वीडियो जो है हम लेकर के आएंगे जिसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे what is a constitution और how effective is a constitution, is a constitution just, इन 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।